नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम जो कि आपका 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को होना है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराने वाले हैं। 3 प्रैक्टिस सेट इससे पहले दोस्तों हम करा चुके हैं। ये 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, वितस्ता नदी, यमुना नदी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी के रूप में माना गया है और माते तमा का अर्थ होता है सबसे अच्छी माँ। वहीं देवी तमा की बात करें तो सबसे अच्छी देवी, और नदी तमा की बात करें तो सबसे अच्छी नदी होता है इसका अर्थ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? जिन, रत्न, निर्वाण, कैवल्य। तो पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में कैवल्य का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में कैवल्य का प्रयोग किया गया है। और निर्वाण की बात करें तो ये बौद्ध धर्म में इस्तेमाल किया गया है और कैवल्य जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसका अर्थ होता है पूर्ण मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिव्रज, राजगृह, और डी ऑप्शन है चंपा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गिरिव्रज या राजगृह, जिसका वर्तमान नाम राजगृह है। राजगृह के बाद पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी थी, जो कि सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो यहाँ पर फिलहाल सबसे प्राचीन यानी सबसे प्रथम पूछी गई है, तो राजगृह यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? यानी उत्तर प्रदेश दिवस, यूपी दिवस की बात की गई है। यहाँ पर यूपी दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी की अगर हम बात कर लें तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम 25 जनवरी की बात करें तो निर्वाचन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं अगर हम 26 जनवरी की बात कर लें तो केंद्रीय शुल्क सीमा दिवस मनाया जाता है। वैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन उसके अलावा केंद्रीय शुल्क सीमा दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। ट्रॉनिक सिटी नोएडा ये दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। ट्रॉनिक सिटी की अगर हम बात कर लें तो ट्रॉनिक सिटी गाजियाबाद में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। प्लास्टिक सिटी कानपुर एकदम सही सुमेलित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव ये भी एकदम सही है, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 एल, अनुच्छेद 243 एम, अनुच्छेद 243 एन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग अगर हम की बात कर लें तो संविधान के किस भाग से है? तो ये संविधान के 9वें भाग में दिया गया है। और अनुच्छेद की अगर हम बात कर लें तो 243 में 243 ए से लगाकर 243 ओ
तक की इसमें इसके बारे में बताया गया है। वहीं अगर हम निर्वाचन आयोग की बात कर लें तो निर्वाचन आयोग भाग 15 में दिया गया है और अनुच्छेद 324 से लगाकर 329 तक इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसकी अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज के संस्थागत कारणों के साथ जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस एक निर्णायक क्षण रहा, जिस दिन इसे लागू किया गया, यानी 24 अप्रैल। और इसके जनक की अगर हम बात कर लें तो बलवंत राय मेहता इसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। और अभी अनुच्छेद हमने इसे पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया, 243 ए के तहत इसके अनुच्छेद 243 ए में इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन है आपके राजनीति से, बी ऑप्शन में गणित से, सी ऑप्शन में वास्तुकला से और डी ऑप्शन में चिकित्सा से। तो चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश तथा प्रतिसंस्कार महर्षि चरक थे। महर्षि चरक प्राचीन चिकित्सक विज्ञान में चरक, सुश्रुत एवं वाग्भट 3 प्रसिद्ध चिकित्सा विज्ञानी के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी में है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो लॉर्ड क्लाइव थे, लॉर्ड क्लाइव। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद गवर्नर पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था तथा चार्टर एक्ट 1833 के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और इसी प्रकार भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। जहां यहाँ पर अगर क्वेश्चन में पूछा दोस्तों जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका उत्तर हो जाएगा। और वहीं अगर पूछा जाए पहले वायसराय के बारे में पूछा जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, असम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दोस्तों, यहां पर सही हो जाएगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है और पूरे विश्व में एकमात्र इसी अभयारण्य में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, व्यास, चिनाब, रावी। तो सलाल परियोजना भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। तो चिनाब नदी दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस परियोजना की अभिकल्पना की अगर हम बात कर लें तो 1920 में की गई थी तथा 1970 में इसका निर्माण शुरू किया गया था। यहां पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ है। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर,
बी ऑप्शन में है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, सी ऑप्शन में है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, और डी ऑप्शन में है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बैंक दर एक ऐसी ब्याज दर होती है जिस पर देश का कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूति पर कर्ज यानी कि ऋण प्रदान करता है, अर्थात यह दर देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है ठोस चालक में धारावाहिक होते हैं। यहां पर दोस्तों टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, धारावाहिक लिखे, धारावाहक दोस्तों यहां पर होगा। ठोस चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अत्यधिक होती है। जब हम इसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में आकर इस क्षेत्र के विपरीत गति करते हैं, जो बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर गमन करते हैं और विद्युत धारा इसके विपरीत दिशा में बहने लगती है। तो इस प्रकार दोस्तों यहां पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। किस अनुच्छेद से संबंधित है आपको बताना है। अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 29 से 30 तक, अनुच्छेद 19 से, और डी ऑप्शन है अनुच्छेद ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2002 में हुए 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया और इसमें 6 वर्ष से लगाकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो यहां पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो एक ये ग्राफ दिया हुआ है जिस पर आधारित आपको प्रश्न करने हैं। ये ग्राफ का अच्छे तरीके से आपको अध्ययन करना है और इसके बाद आने वाले प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। ये दोस्तों ग्राफ पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब चलिए ग्राफ देखते हैं हम। ये दोस्तों ग्राफ दिया हुआ है, इसमें भूगोल और इतिहास का ये दोस्तों ग्राफ है, आपको देखना है और उत्तर देना है। प्रश्न है इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो अधिकतम अनुपात की बात कर लें तो ये 1.55 हो जाता है और न्यूनतम अनुपात की बात कर लें तो 0.35 है। तो इसका दोस्तों अंतर पूछा गया है, तो 1.55 हमारा अधिकतम है और न्यूनतम की अगर हम बात कर लें तो 3.35 है। तो इसको दोस्तों सिंपल है, इसको घटा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 1.20। ये दोस्तों आ जाता है और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। तो आइए दोस्तों पहले चार्ट देखते हैं। छात्र 4 ये दोस्तों हमारा हो जाता है और इसको 1.25 अंक मिलते हैं, अंक मिले हैं 1.25। अब दोस्तों इसको हम हल करते हैं। छात्र 4 को भूगोल में दोस्तों दिया हुआ है 60 अंक मिलते हैं, और इससे संबंधित अनुपात दोस्तों 1.25 है। इसको दोस्तों गुणा कर देंगे तो ये दोस्तों जब गुणा करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। 75 ही हमारा आंसर हो जाएगा और 75 हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों सवाल है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की
प्रतिशत बढ़त है? 3 और 4 में प्रतिशत बढ़त पूछी गई है, तो प्रतिशत बढ़त ये दोस्तों इसकी प्रतिशत बढ़त हो जाएगी। तो इसमें दोस्तों हम आंकड़े अपर्याप्त हैं, ये हम दोस्तों ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि प्रतिशत दिया हुआ है और अंक इसमें दिए नहीं हैं, तो ये हम नहीं निकाल सकते। अब दोस्तों ये गद्यांश, निम्न गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस पर आधारित जो आगे प्रश्न आपके आएंगे आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अब आगे इसके प्रश्न आएंगे, आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना है। ये दोस्तों इस पर आधारित पहला प्रश्न है, वीरता का संदेश क्या है? यह संकल्पना की किसी भी हालत में युद्ध जीतना है, बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना, सी ऑप्शन में है उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, और डी ऑप्शन में है हमेशा नया और निराला रहना। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य के लिए सच्चाई और चट्टान की तरह अटल रहना, यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जब दोस्तों आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से निकाल लेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वीरों की देवदार वृक्ष की तुलना की गई है क्योंकि दोनों, ऑप्शन है आपके खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं, का दिल उदार होता है, सत्य का हमेशा पालन करते हैं, और डी ऑप्शन है स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी ही सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? वीरता ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में वीरता संस्मरण, बी ऑप्शन में सच्ची वीरता, सी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी ये गलत हो गया, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, वीरों का उत्पन्न होना और देवदार और वीर। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सच्ची वीरता। सच्ची वीरता यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में कौन सा रूप वीरता का नहीं है? क्रोध, त्याग, युद्ध, दान। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रोध, ऑप्शन ए। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 18 कैरेट सोने की खरे शुद्ध सोने का प्रतिशत है 60%, 100%, 80%, 75%। 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशतता 75% होती है। 24 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशतता 99.9 तथा 22 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशतता 91.6% होती है। तो 18 कैरेट दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो 75 यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? गंडक नदी, महाकाली नदी, कोसी नदी, त्रिशूली नदी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना महाकाली नदी पर स्थित है और महाकाली नदी को भारत में शारदा नदी के रूप में जाना जाता है और यह नदी नेपाल में सुदूर पश्चिमी विकास क्षेत्र में और भारत में उत्तराखंड राज्य के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बांध स्थल महाकाली नदी के साथ सरयू नदी के संगम से लगभग 2.5 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है। तो यहां पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने उत्तर प्रदेश को बिजली प्रबंधन के लिए $430 मिलियन का लोन दिया है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और ऑप्शन डी में है न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एशिया बैंक, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एशिया विकास बैंक ने उत्तर प्रदेश को बिजली प्रबंधन के लिए $430 मिलियन का लोन दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास?
कमेंट करके आपको बताना है और आज के कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी कमेंट करके आपको बताना है। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।